गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के लेक्चर हम देखेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्स प्रीमेटिव, जिसमें हमारा सुपरफिशियल है, कार्डियक असेसमेंट में देखेंगे, इंटरव्यू मेथड और फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट। तो पहला जो हमारा प्रीमेटिव रिफ्लेक्स है और सुपरफिशियल, इसको दो कैटेगरी में इसके बेसिस के हिसाब से टू कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है ना। तो प्रीमेटिव रिफ्लेक्स में क्या आ जाता है आपका ग्लैबुलर टाइप, आप उसके हेड के ऊपर टैप करके देखते हो उसकी जो मसल्स है वो रिफ्लेक्स कर रही है नहीं, छोटे बच्चे में से करके हम टैप करते हैं। उसके बाद आप आता है आपका रूटिंग, जो आपका अपर जो लिप्स है उधर आप टैप करके चेक करते हो इधर ना, इधर उसको रिफ्लेक्स हो रहा है कि नहीं। उसके बाद स्नोट इधर साइड में टैप करके चेक करना है। और सकिंग का, तो ये दोनों तीनों उसके रिफ्लेक्स वगैरह प्रेजेंट है कि नहीं वो आपको चेक करना होता है छोटे बच्चे में, है ना, जो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करते हैं उस इस ग्रुप तक। और पल्मोमेंटल रिफ्लेक्स, ऐसे रूल दिस साइन आर जनरली नॉट प्रेजेंट इन एडल्ट। ये जो साइन है वो एडल्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, पर जो बेबी होते हैं छोटे उनमें प्रेजेंट होता है। व्हेन प्रेजेंट इन एडल्ट दिस साइन आर सिग्निफाई डिफ्यूज सेरिब्रल डैमेज। यदि ये प्रेजेंट है तो क्या होगा, सेरिब्रल जो ब्रेन का एरिया होता है हमारा, उसका फंक्शन होता है इनको कंट्रोल करने का, तो उसमें डैमेज है, इसकी वजह से ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट हो रहा है ना। पार्टिकुलरली द फ्रंटल लोब, हेंस द टर्म फ्रंटल लोब रिलीज साइन। कौन से पार्टिकुलर किस लोब में आपको डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, फ्रंटल लोब ऑफ यूर, जो ब्रेन का फ्रंटल लोब है उसमें आपको डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। फिर आ जाता है आपका सुपरफिशियल रिफ्लेक्स। These are segmental reflex response that indicate the integrity of cutaneous intervention and corresponding motor outflow. These include the corneal, conjunctival, abdominal, क्रेमिस्टेरिक, एनल, विंक एंड पामर रिफ्लेक्स। इसमें कौन कौन से एडल्ट में आपको देखने को मिलता है, क्यूटेनियस इंटरवेंशन के अंदर ये आता है ना मोटर रिफ्लेक्स, जैसे कि आपका कॉर्नियल, आपकी जो कॉर्निया है आइस की, और कंजक्टिवा है ना, कॉर्निया और आइस की कंजक्टिवा होती है, उनमें आपको मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आपको चेक करना है। एब्डोमेन में क्रेमिस्टर आपकी जो होती है, मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, वो मसल्स होती है उसमें, क्रेमिस्टिक मसल्स में। एनल विंग का और प्लांटर रिफ्लेक्स, प्लांटर जो आपके पैर में होता है, तो ये रिफ्लेक्स आपको चेक करना होता है स्किन में। द कॉर्नियल प्लांटर इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, और आपके कंजक्टिवा का। द कॉर्नियल एंड कंजक्टिवाइटल रिफ्लेक्स में elicited by the gently touching the appropriate structure with the sterile bibs of cotton. The normal response is bilateral blinking. कैसे इसको चेक करना है आपको, द कॉर्नियल कंजक्टिवाइटल रिफ्लेक्स में बी elicited by the gently touch appropriate structure, ये स्ट्राइल बिस्प ऑफ कॉटन, एक स्ट्राइल आपको कॉटन लेना है और उससे आपको टच करके देखना है आइस की जो आपकी कॉर्निया है उधर, कि उसमें आपको रिफ्लेक्स प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं। जैसे हम स्किन में कल चेक कर रहे थे कॉटन लेकर स्किन में लाइट टच में, ऐसे आपको आइस के अपर की जो आईलिड है उधर आपको चेक करना है कि आपका उसमें सेंसेशन वगैरह फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। द नॉर्मल रिस्पॉन्स इज बायलेटरल ब्लिंकिंग। नॉर्मल रिस्पॉन्स होगा तो क्या होगा, बायलेटरल आपकी जो आइस है वो ब्लिंक करेगी। जैसे हम कुछ भी आइस के आगे कुछ भी हम जैसे ऑब्जेक्ट लेके आते हैं ना, ऐसे करते हैं, ये कुछ हम ऐसे मारने वाले होते हैं, आइस हमारी ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है क्योंकि प्रोटेक्ट करती है कि कुछ होगा धूल मिट्टी या कुछ हमने ऐसा हाथ किया तो आइस उसको पहले प्रोटेक्ट करती है, हमारी पलक जो झपक जाती है। तो वो हमको उसमें भी चेक करना होता है कि उसमें रिफ्लेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है न्यूरो का, ठीक है। ब्लिंकिंग, एब्सेंस ऑफ सच रिस्पॉन्स इम्प्लाइज क्रेनियल नर्व 5 पैरालिसिस। यदि ये एब्सेंस है तो क्रेनियल नर्व जो होती है 5 नंबर की, है ना, तो उसमें क्या हो गया, पैरालाइज होने की वजह से आपका जो रिस्पॉन्स है वो एब्सेंस होगा। जैसे आपको एब्सेंट हुआ है, इसका रोल कौन परफॉर्म करती है, क्रेनियल नर्व होती है जो आपकी 5th क्रेनियल नर्व वो। यदि ये रोल आपका प्रेजेंट नहीं है मूवमेंट, तो आपका क्रेनियल नर्व में पैरालिसिस हो गया। ब्लिंकिंग ऑफ only one eye suggest weakness of CN cranial nerve 7 on the side that does not blink। एक साइड का जिस साइड का वर्क नहीं कर रहा है ना, उस साइड की
कौन सी एक साइड की आंख आइस में यदि आपको मूवमेंट हो रहा है, ब्लिंक कर रही है, पर दूसरी साइड की नहीं कर रही है, तो कौन सी नर्व में आपका डैमेज हो सकता है? 7 नंबर की है ना, 6 और 7 नंबर की जो नर्व है उसमें आपका डैमेज है। जिस साइड की आपकी आइस वर्क नहीं कर रही उस साइड की 7 क्रेनियल नर्व में आपका डैमेज है। द एब्डोमिनल रिफ्लेक्स कैन बी elicited by drawing a line away from the umbilical along the diagonals of the four abdominal quadrant. In normal reflex, draw a umbilicus toward the direction of the line that is drawn. एब्डोमिनल का कैसे करना होता है आपको? एब्डोमिनल के हमारे जैसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, एब्डोमिनल का क्वाड्रेंट बता देते हैं। ऐसा मतलब हम एक इमेजिन करते हैं, सपोज दैट है ना, ऐसा 4 क्वाड्रेंट एनाटॉमिकली तो ऐसा प्रेजेंट नहीं होता है, पर एग्जामिनेशन के लिए हम उसको एक असेसमेंट के लिए करते हैं। 4 क्वाड्रेंट, अपर हाइपोकॉन्ड्रिक और ये राइट वाला है, राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रिक लिख लो ये। ये राइट लंबर, ये राइट इलियक, ये अम्बलाइकल, इपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट लंबर, लेफ्ट हाइपो, लेफ्ट अपर हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और ये लेफ्ट इलियक। तो ऐसे करके हमारे इसमें कितने अलग अलग पार्ट होते हैं, टोटल ऐसे देखा जाए तो कितना हो गया? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना। तो इसके हिसाब से हम इसको अलग अलग कौन सी रीजन में रिफ्लेक्स प्रेजेंट है नहीं है ना, इसको समझ लो। सबसे पहले आ जाता है आपका राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रिक। इसमें यदि आपका पेन हो रहा है ना, जैसे हम एग्जामिनेशन भी करते हैं एब्डोमेन का, तो डॉक्टर क्या करते हैं, पालपेट करके देखते हैं अलग अलग रीजन में, पेशेंट को पूछते हैं भाई किस जगह पेन हो रहा है या टेंडरनेस है, तो किस जगह हो रहा है, हाथ रख के चेक करते हैं। तो यदि इस वाले रीजन में होता है तो उसमें क्या होता है, आपका लीवर होता है, यहाँ पर गॉल ब्लैडर, राइट आपका किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है ना, किडनी का। तो इसमें यदि इस साइड पेन हो रहा है तो उसमें किसकी वजह से हो रहा होगा पेन? आपका लीवर की वजह से, गॉल ब्लैडर की वजह से, और आपका राइट किडनी की वजह से या स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से भी हो सकता है। जस्ट हम एक अजम्पशन कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं है ना, भाई इसकी रीजन की वजह से हो रहा होगा। यदि बीच में इधर पेन हो रहा है तो क्यों हो सकता है? स्टोमक की वजह से हो सकता है, लीवर, पेनक्रियाज, ड्यूडेनम और स्प्लीन और एड्रिनल ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होती है। किसकी वजह से? लीवर हो गया आपका, लीवर दोनों में कॉमन है, थोड़ा साइड में इतना चल जाता है एग्जामिनेशन के टाइम।
उसके बाद आपका स्टोमक, स्टोमक भी आपका बिल्कुल इसी रीजन में मिडिल में होता है। तो स्टोमक में कुछ डिफॉर्मिटी वगैरह होने से, स्वेलिंग इन्फेक्शन की वजह से भी पेन हो सकता है। तो ऐसे इसके अलग अलग रीजन होते हैं। फिर आता है आपका लेफ्ट अपर हाइपोकेंड्रिक। इधर क्या आता है आपका स्प्लीन आता है, कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन, लेफ्ट किडनी और पेनक्रियास। क्या क्या आता है इसमें? स्प्लीन, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, लेफ्ट किडनी और पेनक्रियास। राइट वाले में कौन सा आता है? लंबर। हाइपोकॉन्ड्रिक इसको कौन बोला है? कॉन्ड्रिक मतलब कि आपका चेस्ट की जो कैविटी होती है ना, चेस्ट की जो कैविटी उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रिक। तो हाइपो मीन से नीचे आ गया ना, अपर, हाँ अपर मतलब ऊपर है, तो इसको हमने क्या नाम दिया? अपर हाइपोकॉन्ड्रिक। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक बोल सकते हो आप, अपर, इसको अपर नहीं बोल रहे, हाँ राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, और ये लेफ्ट ऊपर है तो अपर बोला। हाइपोकॉन्ड्रिक, हाइपो मतलब कि इसके तो ये नीचे आ गया, हमारी चेस्ट की जो कैविटी है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रिक। उसके जो नीचे का रीजन हो गया वो हाइपोकॉन्ड्रिक। इपीगैस्ट्रिक मतलब यहाँ पर आपका गैस्ट्रिक होता है, स्टोमक होता है, तो उसके नीचे का रीजन, इसके लिए इसका नाम दिया इपीगैस्ट्रिक। उसके बाद राइट लंबर, यहाँ पर क्या होती है? आपका लंबर वर्टिब्रा होती है, पीछे की बैकबोन, इसके लिए इसका हमने नाम दिया लंबर। तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड होती है, बीच में क्या होती है? हमारी अम्बलाइकस होती है, अम्बलाइकल, इसीलिए हमने इसका रीजन दिया। फिर जो लास्ट वाला रीजन है वो कौन सा? हाइपोगैस्ट्रिक। ये ऊपर का था तो ईपी बोल दिया, नीचे का तो हाइपोगैस्ट्रिक। और इधर हमारी क्या होती है? दूसरी इलियक बोन होती है, पेल्विक बोन होती है, उसका इलियक क्रस्ट होता है, उसमें 3 बोन होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा है ना। तो इधर इलियक क्रस्ट होती है, इलियक बोन होती है, इसके लिए इलियक रीजन हो गया। तो ऐसे इसको अलग अलग 9 पार्ट में डिवाइड किया। यदि इस साइड आपको पेन देखने को मिल रहा है ये वाले रीजन में, तो इसमें क्या हो सकता है? आपका अपेंडिक्स का पेन हो सकता है, या पेन ज्यादातर अपेंडिक्स का होता है इधर पे, है ना। हाँ हाँ, अपेंडिसाइटिस वगैरह हुआ है, कुछ अपेंडिक्स हुआ है, तब आपको ये वाले रीजन में नीचे की तरफ इधर आपको पेन दिखने को मिलता है। उसके बाद इस साइड भी है, तो फिर आपको ये अपना डिसेंडिंग कॉलम वगैरह रहती है, सिग्मोइड कॉलम, तो उसमें यदि कुछ रीजन में पेन हो रहा है तो इस साइड कुछ भी डिफॉर्मिटी वगैरह हुई है, उसकी वजह से पेन वहाँ पर होता है। तो ये इसके अलग अलग रीजन है, इसके हिसाब से हम एक जस्ट एनालाइज कर सकते हैं कि भाई ये हो रहा है। फिर उसके बाद आपको स्कैन वगैरह कराने के बाद आपको जो भी डायग्नोसिस है वो कंफर्मेशन हो जाता है। तो इसके लिए अलग अलग रीजन में हमको चेक करना होता है, ठीक है। तो जो हम अभी एग्जामिनेशन देख रहे थे रिफ्लेक्सेस का, इसको भी हमको अलग अलग रीजन में चेक करना है भाई रिफ्लेक्स वहाँ पर प्रॉपर प्रेजेंट है या नहीं है ना। द क्रेमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स इज elicited by drawing a line along the medial thigh and watching the movement of scrotum and male. A normal result in elevated of the ipsi ipsilateral टेस्टिस। इसमें क्या करना रहता है आपको? क्रेमिस्टर जो मसल्स होती है वो किधर होती है? आपके टेस्टिस में होती है, मेल्स के। तो आपको क्या करना है? लाइन ड्रॉ करना है, आपकी मिड थाई किधर से लाइन ड्रॉ करना है, मतलब एक पिन लेना है, आपके पेन से लेके आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, और देखना है कि आपकी जो स्क्रोटम की मसल्स उसमें मूवमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये इतना हमको टेस्ट करना होता है एब्डोमेन का और मसल्स का हमारी। और प्रीमेटिव में इसमें हमने 2 टेस्ट देखा है। अभी हम देख लेते हैं कार्डियक के बारे में। दूसरा क्या है इसमें? एनल विलिंग रिफ्लेक्स इज elicited by the gently stroking the perineal skin with septally pin. It is result in puckering of rectal orifice, owning the contraction of corrugator cutis एंटी मसल्स। ये टेस्ट कैसे करते हैं?
इसमें एक पिन आती है, उसको हम जेंटली इंसर्ट करते हैं, है ना, नल में, और वहाँ पर जो मसल्स उसमें रिफ्लेक्स वगैरह चेक करते हैं, पेरिनियल का जो स्पिंटर मसल्स है, अगर आपको रिफ्लेक्स देखने को मिल रहा है कि नहीं एनल रीजन में, है ना। तो उसके बाद आता है आपका कार्डियक असेसमेंट। कार्डियक में आपको क्या क्या करना है, इंटरव्यू और फिजिकल, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपका इंटरव्यू मेथड है, दूसरा फिजिकल। इंटरव्यू में क्या करोगे, इट इज द मेथड used to assess the present and past health status of patient either OPD in or in the ward. The objective of interview is to obtain subjective data about patient past and present health status. The usual sequence of interview includes chief complaint, past medical history, and identification of the risk factor. इंटरव्यू कैसे करते हैं, जनरली हम हॉस्पिटल में या कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो क्या क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करते हैं ना, फिर जो भी पर्सन जाता है, एक इंटरव्यूअर रहता है और एक इंटरव्यू देने वाला इंटरव्यू, तो दोनों से क्या करते हैं, आपस में क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही हमको क्या करना है, इंटरव्यू मेथड में भी सेम अप्लाई होता है। पेशेंट को आपको ओपीडी में या इन पेशेंट आ रहे हैं, आपका एडमिट हो रहे हैं, तो आपसे उसको पूछताछ करनी है ना, उसका इंटरव्यू लेना है। फिर आपको सब्जेक्टिव में डाटा कलेक्ट करना है पेशेंट का, पहले पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, पेशेंट में पहले से आपको कोई डिसीज तो नहीं है, पहले से कोई हैबिट तो नहीं है ना। और द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ इंटरव्यू इंक्लूड चीफ कंप्लेंट, पहले क्या पूछोगे, चीफ कंप्लेंट, मेडिकल हिस्ट्री एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क फैक्टर। उसका मेडिकल हिस्ट्री क्या है, जैसे उसको भाई डायबिटीज से पहले से, है ना, अस्थमा है, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस वगैरह तो नहीं है, वो सब पूछना है। उसके बाद फिर उसका हिस्ट्री कलेक्ट करोगे, तो पहले चीफ कंप्लेंट क्या है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, सीक्वेंस वाइज करना है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क फैक्टर, इसमें क्या रिस्क फैक्टर है, किस वजह से हुआ, भाई वो कुछ उसको पहले से हैबिट तो नहीं है, जैसे तंबाकू खाने की, गुटखा खाने का, एल्कोहल ड्रिंक वगैरह तो नहीं लेता है, वो भी आपको पूछना है। तो वो एक रिस्क फैक्टर के अंदर इंक्लूड हो जाता है, या फैमिली में पहले किसी को तो नहीं है, ये आपको इतना उसमें इंटरव्यू मेथड में कलेक्ट करना है। चीफ कंप्लेंट में क्या आता है आपका, चीफ कंप्लेंट इन कार्डियक पेशेंट कैन बी, कार्डियक पेशेंट में क्या हो सकता है, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, है ना। कार्डियक का पेशेंट रहेगा तो उसको क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, ये तो सबसे पहले आपका ही जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथिंग में उसको डिफिकल्टी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। पाल्पिटेशन में क्या होगा, उसका हार्ट रेट का जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी करेगा, उसको भी हम दूसरा टर्म में हम क्या बोलते हैं, उसको पाल्पिटेशन। और गिडीनेस और डिजीनेस, उसको चक्कर आएगा, है ना, जैसे थोड़ा बहुत भी चलेगा तो बैलेंस नहीं बनेगा, चक्कर आने लगेगा, और नौसिया जैसा होगा, चक्कर आएगा उसको। और घबराहट और चक्कर, हिंदी में क्या, मराठी में क्या बोल सकते हैं, मतलब ये ना, घबराहट होना और चक्कर आना। पाल्पिटेशन मतलब आपके हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना। कौन सा पूछ रहे हैं, डिजीनेस की गिडीनेस? मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, घबराहट, घबराहट, बेचैनी होना, बेचैनी, घबराहट, हाँ 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 वही। सिनकोप में क्या होता है, ब्रेन में कुछ समय के लिए आपका ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, कुछ समय ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाने की वजह से आप कुछ समय के लिए थोड़ा सा एक अनकॉन्शियस स्टेज में चले जाते हो, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनकोप, है ना। लिख लो उसके सामने, ब्रेन में जो है, ब्रेन को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ब्रेन में कुछ समय ऑक्सीजन नहीं जाता है, तो आप एक ऐसी स्टेज पर चले जाते हो कुछ समय के लिए, आपको कुछ समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं, एक अनकॉन्शियस स्टेज पर चले जाते हो कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनकॉप। उसका फटीग, थकान महसूस होना, एडिमा मतलब आपका टिश्यू वगैरह में स्वेलिंग हो जाना, फ्लूइड वगैरह फिल हो जाना, उसके टर्म को हम बोलते हैं एडिमा। उसका एबनॉर्मल स्किन कलर, जो आपका स्किन का कलर है वो एबनॉर्मल होना, जैसे अब किसी का नॉर्मल है तो हमारा
फेयर कलर है या थोड़ा सा हमारा डार्क कलर, ये नॉर्मल में आ जाता है। अब इसके अलावा रेड हो गया या ज़्यादा हमारा येलो हो गया तो, या पीला नीला कलर हो गया तो ये हो जाता है आपका एबनॉर्मल कलर। फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, गैस्ट्रो आपका एब्डोमेन का और इंटेस्टाइन का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको मेंशन करना है। और अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसका कॉन्शियसनेस का लेवल उसमें अल्ट्रेशन आ रहा है, कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी आपको चेक करना है। फाइंड आउट मोर अबाउट चीफ कंप्लेंट बाय आस्किंग, आप कैसे और आप और पूछ सकते हो, पेशेंट से पूछ सकते हो कि भाई और भी उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऑनसेट, प्रोग्रेस एंड ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम, कौन कौन से सिम्टम उनका ऑनसेट क्या है, कब से स्टार्ट हुआ है और प्रोग्रेस वगैरह कितना हो रहा है वो। पार्टिसिपेटिंग फैक्टर, प्रिसिपेटिंग फैक्टर और इफेक्ट ऑन लाइफ स्टाइल, पेशेंट परसेप्शन अबाउट इलनेस, एक्टिविटीज और मेडिकेशन दैट रिलीव द सिम्टम। कैसे ऑनसेट और पहले पूछना चाहिए कब से हो रहा है, मतलब कितने टाइम से है, और पहले तो आपको ये सिम्टम हो रहा था तो तभी कितना था, पेशेंट ने बताया फिर मुझे 5-7 दिन से हो रहा है, तो 5-7 दिन से रेगुलर इतने ही है या धीरे धीरे करके वो इंक्रीज हो रहा है ना, जो भी सिम्टम हो रहे हैं, जैसे उसका हेडेक हो रहा है, लूज मोशन है, डायरिया है, तो पहले कितना था अभी उसका इंटेंसिटी कितना है वो भी आपको पूछना है। प्रिसिपिटिंग फैक्टर मतलब उसका क्या रीजन है, ये क्यों हो रहा है, ये भी उससे पूछना है कि भाई हो सकता है भाई पहले से वो कुछ, जैसे मैंने बताया भाई स्मोकिंग करता हो, ड्रिंकिंग करता हो, अब जैसे कोई ऑलरेडी अल्कोहल वगैरह ले रहा है तो उसको लीवर का, किडनी का प्रॉब्लम होता है ना, तो वो ये चीज़ें भी आपको पूछना है कि इसमें क्या रीज़न हो सकता है। जैसे कोई बोल रहा है फिर एब्डोमेन की पेन की कंप्लेंट से आया तो हम उसको पूछते ना क्या खाया था आपने, है ना, कि भाई हो सकता है उसने चाइनीज़ वगैरह खाया हो, स्पाइसी फूड ज़्यादा खाया हो, तो वो भी हमको इसके लिए पूछना है प्रिसिपिटिंग फैक्टर क्या है। या फिर और भी एनी अदर रीजन हो सकता है, फिर उसको अपेंडिसाइटिस है, या उसको स्टोन वगैरह है, या आपको लार्ज इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन है, सेल्यूलाइट कोलोनाइटिस है, तो वो आपको एक जजमेंट कर सकते हो आप एक पहले कि भाई ये इसको हो सकता है ना, एक इंट्यूशन लगा सकते हो। इफेक्ट ऑन लाइफ स्टाइल, उसका लाइफ स्टाइल पर क्या इफेक्ट हो रहा है वो भी आपको पूछना है ना, कि आप प्रॉपर अपना जो एक्टिविटी है वो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। उसका पेशेंट परसेप्शन अबाउट द इलनेस, पेशेंट का क्या परसेप्शन है, क्या उसका नजरिया है देखने का उसकी इलनेस के ऊपर, ये भी आपको चेक करना है। एक्टिविटीज और मेडिकेशन दैट रिलीव द सिम्टम, उसके बाद क्या करना है, उसको एक्टिविटी ऐसी बताना है या मेडिकेशन देना है जिसकी वजह से वो सिम्टम है वो रिलीज हो। अब जैसे किसी को फ्रैक्चर हुआ है ना, तो वो उसका हाथ ऐसा 30 दिन तक ऐसे लटका के रखा है, तो अब जैसे उसका कास्ट वगैरह प्लास्टर कटेंगे तो हम उसको बताएंगे ना कि आपको एक्सरसाइज करना है, धीरे धीरे हाथ को मोड़ फोल्ड करना है, फिर बेंड करना है, तो उसको हम एक्सरसाइज बताते हैं। तो उसमें एक्टिविटी और मेडिकेशन दोनों के बारे में आप उसको समझाओगे। फिर पास्ट हिस्ट्री में देखोगे, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री। आस्क द पेशेंट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ rheumatic fever, rheumatic heart disease, congenital anomalies, diabetic mellitus, hypertension, thyroid disorder, kidney disease, stroke, anemia, gout, thrombophlebitis, any other acute or chronic illness, use of the cardiovascular drug, steroid, contraceptive। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट को आपको पूछना है उसकी हेल्थ हिस्ट्री, पहले से उसको कुछ र्यूमेटिक फीवर तो नहीं है, र्यूमेटिक हार्ट डिसीज तो नहीं है, कंजेनाइटल एनोमलीज मतलब बचपन से ऑर्गन्स वगैरह होते हैं उसमें प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं तो उसको बोलते हैं कंजेनाइटल एनोमलीज। बाय बर्थ से ही मतलब ऑर्गन लेवल पर डिफॉर्मिटी होना। डायबिटीज शुगर, डायबिटीज मेलाइटिस समझते हो, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, और थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड का जो फंक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है ना, तो सुबह सुबह टैबलेट खानी पड़ती है उसके लिए। किडनी डिसीज, कुछ भी किडनी डिसीज तो नहीं है। स्ट्रोक, ब्रेन में कोई स्ट्रोक तो नहीं हुआ है ना, ब्लड वेसल्स वगैरह रप्चर होने की वजह से स्ट्रोक हो जाता है। एनीमिया, ब्लड का एचबी कम होना। गॉइट वही होता है जो आपका थायराइड का फंक्शन बढ़ने की वजह से इधर देखा होगा ऐसा हो जाता है, गॉइटर घेंगा रोग है ना, वो गॉइटर आपका। उसके बाद आता है थ्रोम्बोफिब्लाइटिस। थ्रोम्बोफिब्लाइटिस में क्या होता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस टर्म को बोलते हैं थ्रोम्बोफिब्लाइटिस। और एनी अदर एक्यूट और क्रॉनिक इलनेस, यूज ऑफ कार्डियोवास्कुलर ड्रग,
स्टेरॉइड, कार्डियोवैस्कुलर कोई ड्रग तो नहीं ले रहा है, स्टेरॉइड आते हैं ना, तो स्टेरॉइड वगैरह तो नहीं ले रहे हैं। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं जो प्रेगनेंसी को कंसीव करने को रोकती है, उन मेडिसिन को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ना। तो वो मेडिसिन वगैरह तो पहले से कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं, तो वो भी आपको चेक करना है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क फैक्टर मतलब क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से हमको ये डिसीज हुआ है कार्डियक, तो वो आपको चेक करना है। क्या सर्टेन रिस्क फैक्टर आर एसोसिएटेड विद द हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन क्रॉनिक हार्ट डिसीज, द रिस्क फैक्टर आर मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल ऑफ डेवलपिंग इन क्रॉनिक हार्ट डिसीज। द रिस्क फैक्टर ये हो गया ना, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आर दोस विच कैन बी कंट्रोल, इट इंक्लूड फॉलोइंग। मॉडिफाइबल में कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उनको हमारे हाथ में, हम उनको बदल सकते हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं अनमॉडिफाइबल में क्या होता है, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते है ना, नॉन मॉडिफाइबल वाले। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से मॉडिफाई वाले जिनमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, कोलेस्ट्रॉल डाइट ज़्यादा लोगे तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ब्लड में जाता है, और जैसे कि एक ट्यूब होती है ऐसी हमारी ब्लड वेसल्स होती है, तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेने की वजह से ये क्या होता है, इधर जा करके इसकी लेयर जम जाती है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल, हम घर में क्या रहता है, एक पानी का वो रहता है बेसिन, उसमें नली लगी हुई होती है ना, तो उसमें यदि ज़्यादा समय तक पानी जाएगा, हम उसमें कुछ भी कचरा कूड़ा डालते रहेंगे ना, तो वो क्या होता है, उसकी लेयर पे जाके चिपक जाता है, नली जो हमारी ट्यूब चौंक हो जाती है। ऐसे ही हम यदि हाई कोलेस्ट्रॉल लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल को होगा, ये जो ट्यूब नली इस पे आके हमारी ब्लड वेसल्स पे इधर उसकी लेयर जमती जाएगी। अब लेयर जम जाएगी तो क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो होना था इधर, ब्लड का बहाव इधर रुक जाएगा ना, वो कम होने लगेगा, इसमें प्रेशर जनरेट होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जितना आपके हार्ट को, कार्डियक को, दूसरे ऑर्गन को ब्लड पहुंचना था, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट पहुंचना था, ब्लड के कंपोनेंट वो नहीं पहुंच पा रहे, तो ये भी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के अंदर रिस्क फैक्टर होता है। फिर डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज भी होता है। डायबिटीज में क्या होता है, आपका शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से भी आपका कार्डियक की एक्टिविटी में आपको फर्क पड़ता है। उसके बाद हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर भी यदि ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ब्रेन में पतली पतली आपकी ब्लड वेसल्स रहती है, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो इधर का तो आपका पेरिफेरी का कुछ नहीं है, पर यदि आपका ब्रेन का हो जाता है तो पूरी ये, अब इसमें प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये क्या होता है, रप्चर हो जाती है। अब ये ऐसी रप्चर हो गई, फट जाना, इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड इधर बाहर आ जाएगा, ठीक है, ब्रेन की आपकी जो कैविटी है उसमें आ जाएगा। उसमें आने के बाद क्या होगा, 3 से 4 मिनट में क्या होता है, ब्लड सूख जाता है। सूखने के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक क्लॉट हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक ना, ब्रेन स्ट्रोक, सीबीए, सेरिब्रल कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट। तो इसकी वजह से फिर हमारा जिस भी पार्ट में वो ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है, उससे जहाँ पर जो रीजन था वहाँ से हमारे पेरिफेरी का, मतलब हाथ का, पैर का कंट्रोल होना था, तो वो उसमें डिफेक्ट हो जाता है ना। कई बार हम देखते हैं किसी का नीचे का पोर्शन काम नहीं कर रहा है, किसी का ऐसे वहाँ पोर्शन काम नहीं कर रहा, लेफ्ट या राइट। तो कभी भी जब आपके हेमिस्फीयर में होता है, 2 हेमिस्फीयर होते हैं ऐसे ना, तो यदि आपको लेफ्ट तरफ हुआ है तो राइट साइड का आपका पैरालाइज होगी बॉडी का, और राइट तरफ हुआ है तो लेफ्ट की होगी, एक दूसरे का अपोजिट चलते हैं, ठीक है। उसका बाद स्मोकिंग भी करते हैं आप, उसमें क्या होता है, निकोटीन वगैरह होता है, तो निकोटीन भी आपके ब्लड वेसल्स में जाता है, और उसको भी यही इसी तरीके का कोलेस्ट्रॉल हो गया ऐसे ही उसको भी प्रॉब्लम करता है। फिर आ जाता है ओबिसिटी की वजह से भी आप एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा नहीं कर रहे हो, है ना, और ओबिसिटी की वजह से भी आपको कार्डियक डिसीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद स्ट्रेसफुल ऑक्यूपेशन, आपका जो ऑक्यूपेशन है, जॉब आप ऐसी जगह कर रहे हो जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, पर मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है, आप स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन, टेंशन में हो, है ना, फिर भी आप वो काम कर रहे हो, तो इसकी वजह से भी आपको हार्ट अटैक आ जाता है ना, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो आपकी डेली की रूटीन लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से भी आपका लाइफस्टाइल कैसा है, खाने में आप क्या खाते हो, एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो नहीं, वो सब आ जाता है आपका सेडेंट्री डेली लाइफस्टाइल के अंदर, है ना। तो ज़्यादातर आज की जो डिसीज हो रही है वो किसकी लाइफस्टाइल की वजह से ही हो रही है। पहले के लोग जो रहते थे कितना हार्ड वर्क करते थे, है ना, गाँव में,
और आज हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ खाना पीना खाना सोना उठना, फिर खाना पीना खाना फिर सोना, है ना। और थोड़ा बहुत जॉब पे भी जा रहे हैं तो उधर भी बस बैठे रहना चेयर पे, इतना काम है। पहले के लोग खेती किसानी करते थे और दूर दूर तक पैदल जाते थे, चलते थे 2-2 3-3 किलोमीटर, उनकी बॉडी भी अच्छी होती थी। पर अभी का पूरा लाइफ स्टाइल चेंजेस हो गया है। खाना भी क्या खा रहे हैं हम, पूरा जंक फूड फास्ट फूड खा रहे हैं। पहले के जो लोग खाते थे, अनाज खाते थे अच्छा अच्छा, ग्रेन दाल चावल राइस, अपने खेती का उगाया हुआ जैविक। अभी सब पेस्टिसाइड और सब पूरा मिक्स आ रहा है ना, तो जहर ज़्यादा आ रहे हैं अभी। लैक ऑफ एक्सरसाइज, हम लैक ऑफ एक्सरसाइज होना, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर पाना, उसकी वजह से गोइटर एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज। गोइटर जो होता है आपका आयोडीन की वजह से हो जाता है आपका, थायरोक्सिन जो है वो प्रॉपर तरीके से हार्मोन सीक्रेट नहीं करती तब। और फैमिली हिस्ट्री पहले से किसी को हार्ट डिसीज है तो चांसेस है कि भाई आपको प्रोन होता है कि आपके फैमिली मेम्बर में भी जो बच्चे हैं उनको भी हो सकता है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों भी मतलब हो सकती है। अब आ जाता है नॉन मॉडिफाई में, जो इनको हम चेंज नहीं कर सकते। एज को हम बदल सकते हैं क्या, नहीं बदल सकते हैं ना, जिसका जितना एज उतना ही रहेगा। जेंडर को भी नहीं बदल सकते। हेरिडिटरी मतलब कि जो हमको जन्मजात हमको कोई डिसीज मिली है तो उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। और रेस, रेस मतलब हम किस कल्चर में हैं, किस जगह से हैं, तो वो आ जाता है आपके रेस में। जैसे कोई चाइना तरफ का है तो उसका अलग रहता है ना, उसकी आंखें छोटी छोटी होती है। कोई जो दूसरा कौन सा कंट्री, उधर के लोग थोड़े काले काले रहते हैं ना उनका कलर, तो अलग अलग जो वेस्टर्न का है, कोई किधर का है, कोई चाइना का है ना, कोई जापान का है, तो वो रेस हो गया। अलग अलग रेस के हिसाब से सब अलग अलग रहते हैं, तो उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो हम चेंज कर सकते वो हमको डेफिनेटली करना चाहिए। और पेशेंट को भी एजुकेशन देना चाहिए कि आप इसमें चेंजेस ला के आपकी हेल्थ को ठीक कर सकते हो। ठीक है, टाइम क्या हुआ है? ठीक है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, physical examination of chest. The physical examination must follow standard format so that essential item is overlooked. The step of doing chest examination include, chest examination हमको किस किस स्टेप में करना है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकसन, परकसन और ऑस्कल्टेशन। क्या होता है ये चारों? क्या होता है, पहले के लेक्चर में समझाया है ना 2 बार। ज्योति क्या होता है? और क्यों याद नहीं है? बोला था ना 2 बार बताया था। ज्योति क्या होता है बताओ? क्यों नहीं आए? हमेशा तुम एक्सक्यूज ही देते हो, मैं तो आई नहीं थी, मैंने तो लेक्चर अटेंड नहीं किया, मैं तो ड्यूटी गई थी, मेरी नाइट ड्यूटी थी। हाँ, इंस्पेक्शन होता है जो हम नॉर्मल इंस्पेक्ट करते हैं, निरीक्षण करते हैं, पेशेंट से बातचीत करते हैं और देख करके जो ऑब्जर्व करते हैं हम, वो किस में आ जाता है? इंस्पेक्शन में। पाल्पेशन में जो आप फिंगर से टैप करके चेक करते हो, जैसे टेम्परेचर आप टच करके बताते हो कितना टेम्परेचर है, पल्स रेट चेक करते हो टच करके, है ना, पल्स क्या चल रहा है, ये किस में आ जाता है आपका? पाल्पेशन में। उसके बाद परकसन, परकसन जो नॉर्मल आप ऑर्गन का साउंड सुनते हो, जैसे आप डीप ब्रीथ ले रहे हो तो हमको एक साउंड आ रहा है ना, उसके बाद आप टैप करके सुन रहे हो तो टैप करने में साउंड आ रहा है, ये क्या हो गया? परकसन। उसका बाद ऑस्कल्टेशन, आप स्टेथोस्कोप लगा करके आप हार्ट साउंड सुनते हो, आप ये इंटेस्टाइन का साउंड सुनते हो, लंग साउंड सुनते हो, ये आता है आपके ऑस्कल्टेशन में। तो इंस्पेक्शन में क्या क्या आपको चेक करना होता है उसके बारे में देख लेते हैं, बाकी का फिर हम कल समझेंगे आगे का। The physical examination usually done to obtain subjective data about the current health status of patient. Inspection is done through visualization of the chest and respiratory pattern. Inspection of the patient begin in movement as a patient and the health care provider make eye contact. The examination of the heart include observation of the following area. जो आप नॉर्मल आई से विजुलाइज करके जो ऑब्जर्व करते हो, जो आप इंस्पेक्ट करते हो, वो आता है आपके
इंस्पेक्शन में इसमें आपको क्या क्या देखना है, लेफ्ट पेरिकॉर्डियम, पैरास्टर्नल एरिया, सुप्राक्लेविकुलर एरिया, इपिगैस्ट्रिक, राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, इसमें ये लाइन बनी हुई है, देखो इसमें एंटीरियर में देखना है और लेटरल में। लेफ्ट आपका कार्डियक के जो ऊपर का पेरिकॉर्डियम एरिया है वो, उसके बाद है पैरास्टर्नल, स्टर्नल के नीचे का जो साइड का एरिया है पैरास्टर्नल, वो वाला चेक करना है। फिर सुप्रा क्लेविकुलर, क्लेविकल के ऊपर का जो रीजन है वो चेक करना है। फिर राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, अभी हमने अपर क्वाड्रेंट देखा था एब्डोमेन का, जो राइट अपर क्वाड्रेंट है उस साइड का आपको एरिया चेक करना है। तो इतना आपको इसमें चेक करना होता है कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल ना इसमें। और आगे देखते हैं क्या देखना है। चेस्ट एग्जामिनेशन कैन बी डन इन सिटिंग और लाइंग पोजीशन। कौन सी पोजीशन में देखोगे, सिटिंग में या फिर थोड़ी सेमी फॉलोअर पोजीशन आती है उसमें आप चेक कर सकते हो, लाइंग पोजीशन में। सर्टेन फिजिकल फाइंडिंग गेट अल्टर्ड बाय द पेशेंट पोजीशन, द पेशेंट कंडीशन एंड setting in which the examination take place. The observation of both normal and abnormal pulsation can be affected by the thickness of chest wall. Observation is enhanced when the nurse stand to the right of the patient. क्या बताएं इसमें, एग्जामिनेशन सिटिंग पोजीशन में और लाइंग पोजीशन में आपको करना है। सर्टेन फिजिकल फाइंडिंग गेट अल्टर्ड द पेशेंट पोजीशन, यदि कुछ उसको फिजिकल फाइंडिंग है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट का जो पोजीशन है उसमें अल्ट्रेशन आपको देखने को मिलता है ना। द पेशेंट कंडीशन एंड सेटिंग इन विच द एग्जामिनेशन टेक प्लेस, द ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ नॉर्मल एंड abnormal pulsation can be affected by thickness of the chest wall. Observation is enhanced when the nurse, जो रेस्पिरेशन में चेक करना है कार्डियक का और उसका रेस्पिरेशन का, चेस्ट बॉल वगैरह का, और जो ब्रीथ वगैरह ले रहा है वो कैसा उसका चल रहा है ना, तो वो भी आपको चेक करना है। और अच्छे से यदि आपको ऑब्जर्वेशन करना है तो पेशेंट के आपको राइट साइड आपको खड़े होना है ना। ठीक है, बाकी का कल के लेक्चर में देखते हैं आगे का। स्टॉप कर दो।